हाय मोहित भाई, कैसे हो आप? हेलो वसीम भाई, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मोहित भाई, थैंक यू वेरी मच। तो कुछ क्वेश्चंस मोहित भाई आपके लिए, एंड वी वुड लाइक टू लिसन टू यू कि आप कैसे सोचते हो सारी चीज़ों के बारे में। तो लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, बिल्कुल। जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल मोहित भाई, क्या आपने ओडिसी फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था या नहीं दिया था? आपको डायरेक्ट बुला लिया गया? व्हाट वाज इट? हाँ वसीम भाई, इसका ऑडिशन हुआ था। डेफिनेटली कोई भी बड़ी फिल्म आती है तो उसका ऑडिशन होता ही है, एंड वही मुझे लगता है वो फेयर चीज़ भी है कि जो भी लोग होते हैं उनको सुनते हैं, मौका मिलता है और अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक बढ़िया मैदान मिल जाता है कि हाँ भाई, अगर मतलब ऐसा मुझे लगता है फिर उसमें फेवरेटिज्म नहीं होता जब ऑडिशन होता है। तो इसका भी ऑडिशन हुआ था और मैंने दिया और मेरा ऑडिशन में ही सेलेक्ट हुआ। ओके, लवली लवली, दैट्स नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि आप ये ओडिसी के कैरेक्टर को करने से पहले आपका क्या थॉट प्रोसेस था, या फिर इन जनरल आप जब भी किसी कैरेक्टर के बारे में आपको पता चलता है कि ओके ये कैरेक्टर को मैं डब करने हो, तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हो? व्हाट आर दोज स्मॉल थिंग्स जो एक डबिंग आर्टिस्ट को ध्यान देना चाहिए, या फिर एक न्यू कमर को भी आप इस तरीके से बताइए ताकि वो न्यू कमर अगर कभी प्रैक्टिस भी कर रहा है घर पर या किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, वसीम भाई, मुझे लगता है सबसे ज़रूरी एक एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट या सभी वॉइस आर्टिस्ट के लिए यही ज़रूरी है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करने जाएँ तो अभी तो हमारे पास इतने सारे चीज़ें हो गई, चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, तो आप उस प्रोजेक्ट के बारे में पहले पढ़ लें। क्योंकि ऑन द प्रोसेस तो हम लोग देखते ही हैं कि प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है। लेकिन उसके पहले भी हमें अगर पता चल जाता है, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, मैं पहले गूगल कर लेता हूँ कि क्या होने वाला है प्रोजेक्ट में, कहानी क्या है, ये कैरेक्टर कैसा है, अमीर है, गरीब है, एरोगेंट है कि सॉफ्ट है, मतलब इसका एग्जैक्टली मोटिव क्या है स्टोरी में। सो वो बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई एकदम ऐसा आपके लिए शॉकिंग नहीं होना चाहिए कि ये कैरेक्टर ऐसा कैसे चेंज हो रहा है, बिकॉज आपके पास हमेशा ही वक्त होता है इतना समझने के लिए कि वो कैरेक्टराइजेशन क्या है। सेम इस फिल्म के लिए भी जब मेरा ऑडिशन सेलेक्ट हो गया था उसके बाद मैंने ऑडिसी बुक खरीदी थी और मैंने पूरी बुक पढ़ डाली थी। और बुक के साथ मुझे पूरी कहानी पता थी ओडिसी की। जब मैं डब करने गया उसके पहले मैं जानता था कि ओडिसी में क्या होने वाला है, टेलेमेकिस का क्या रोल है, बाकी कैरेक्टर्स का क्या रोल है। तो ये मेरे लिए बहुत एक हेल्पफुल हुआ कि ये चीज़ बहुत मुझे हेल्प की है इस चीज़ ने कि जब मैं डब कर रहा था टेलेमेकिस को तो मुझे पहले से वो कैरेक्टराइजेशन मेरे दिमाग में था। तो डेफ़िनेटली जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं हमेशा प्रिपरेशन करता हूँ। जो भी मेरे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं हमेशा जुड़ के काम करता हूँ, वो जानते हैं कि मोहित हमेशा प्रिपेयर रहता है उन चीज़ों के लिए, उसके बाद ही डबिंग स्टार्ट करता है। तो वही आपको भी करना है कि थोड़ा-सा प्रिपरेशन कर लीजिए, रिलैक्स होके पहले सीन्स देख लीजिए, एकदम से तुरंत झपट मत पड़िए कि हाँ, आ गए हैं स्टूडियो में बैठ के तुरंत स्टार्ट करना है। आराम से करिए, वन्स यू आर इन द कैरेक्टर उसके बाद आप फटाफट सीन्स निकाल सकते हो, लेकिन शुरुआत में थोड़ा-सा आराम से करिए। इतनी जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, सही बात है। वेरी नाइस, लवली। तो दोस्तों ये चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आप एक बहुत दिग्गज आर्टिस्ट से सुन रहे हो कि ये क्या क्या चीज़ें, तो ये बहुत टिप्स है, मायने रखती है आपके लिए ना। और इस चीज़ को फिर प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट सवाल मोहित भाई, ओडिसी में कोई ऐसा सीन था जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था या चैलेंजिंग था, या उसको करने के लिए बहुत अटेम्प्ट लेने पड़े, या आपको लिटरली यू नीड टू यू हैव टू ट्राई वेरी हार्ड फॉर दैट, एंड देन उसका आउटपुट अच्छा आया हो? कोई ऐसा सीन है, या फिर आप कोई और फिल्म है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, बट मैं ओडिसी के लिए खास जानना चाहता हूँ बिकॉज दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डब्ड फिल्म। तो हम तो आउटपुट देखते हैं फाइनल, लेकिन वो करते वक्त आप लोगों को पता होता है कि कहाँ पर हम अटके थे या कहाँ पर हमारे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो क्या ऐसा कोई सीन है उसमें जो लोगों को जब वो देखे तो ध्यान से देखे उसको? हाँ जी, तो वैसे तो आपने जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने पूरी तैयारी कर ली थी ऑडिशन के बाद। मुझे जब मैंने मौका मिला था, जितना भी टाइम था बीच में मैंने ओडिसी पढ़ ली थी। फिर भी हमारे डायरेक्टर्स भी प्रिपेयर्ड थे, समीर भाई भी पता था उन्हें कि एग्ज़ैक्टली उनको कैसे क्या चाहिए। और जब मैं डबिंग कर रहा था आशिम दा भी थे वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें थी। तो उनको एग्ज़ैक्टली पता था कि उन्हें मुझसे क्या चाहिए। फिर भी एक सीन था उसमें मुझे जहाँ तक याद आ रहा है जो जिसमें टेलेमैकस एंटीनुअस को ज़्यूस का कानून बताता है कि क्या है, जो शुरुआत में आपने देखा होगा। तो वो इंग्लिश में टॉम हॉलैंड ने बहुत फ़ास्ट बोला है। तो क्या होता है हिंदी में हम फ़ास्ट तो बोल रहे हैं पर क्लैरिटी भी होनी चाहिए, प्लस जो कानून समझाया है उसको एग्ज़ैक्टली समझ में आना चाहिए कि उसी की बात हो रही है। तो वो बनाने में थोड़ा-सा हम लोगों को थोड़ा-सा वक़्त लगा था उस सीन में। पर डेफ़िनेटली समीर भाई के इनपुट जो थे वो आ रहे थे, मेरे भी इनपुट थे, आशिफ दा के भी थे थोड़े बहुत। तो उससे टोटैलिटी में जो एक निकल के आया,
तो हम लोगों ने उस सीन को थोड़ा-सा ब्रेक दिया, फिर हम आगे के सीन करने लग गए। फिर वापस से मैं और समीर भाई बैठे उस सीन पे और हम लोगों ने 2-3 बार सुना कि इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं एंड फाइनली हमने एग्ज़ैक्टली जो लाइन चाहिए थी वो बना के उसमें प्रेज़ेंट की। ओके, एक फाइनल सवाल जो मुझे लगता है बहुत सारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती होंगी कि अगर कोई इस इंडस्ट्री में शुरू कर रहा है या कर चुका है या ट्रेनिंग ले रहा है, सीख रहा है, सारी चीज़ बहुत मेहनत कर रहा है, उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जो नई शुरुआत कर रहे हैं, जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, उनके लिए अगर आप कुछ टिप्स दे देंगे जो उनके लिए हेल्प करे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए। वेल वसीम भाई मैं सारे एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट से यही कहना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले तो जल्दबाज़ी करना छोड़ दीजिए। कैरेक्टराइज़ेशन समझिए, कैरेक्टराइज़ेशन के बिना जब आप डब करते हो तो आप खाली जो लिखा है बोल के चले जाते हो। उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर राजा का कर रहे हो या पर्टिकुलर किसी सेनापति का कर रहे हो तो आपकी खाली आवाज़ अच्छी है इससे आपको आप अच्छे वॉइस आर्टिस्ट नहीं बनते। आपको पहले टेक्स्ट और सबटेक्स्ट समझना पड़ता है कि एग्जैक्टली आपका कैरेक्टर कहना क्या चाह रहा है। उस एक्टर ने जो किया है बॉडी लैंग्वेज पे कैसे डब किया है। ज़्यादातर वॉइस आर्टिस्ट मैं देखता हूँ स्क्रीन पे देखते भी नहीं है, स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं और स्क्रीन चलती रहती है, वो खाली वॉइस मैच करते हैं। तो कोशिश करिए कि आपकी मेमोरी थोड़ी शार्प रहे कि आप एक बार पढ़ लो उसके बाद स्क्रीन पे देख के करो। मैं जनरली वैसे ही करता हूँ कि मैं पढ़ लेता हूँ उसके बाद स्क्रीन पे देख के करता हूँ ताकि आपको फेशियल एक्सप्रेशंस, आंखें, छोटे-छोटे नुआंसेस, लिप मूवमेंट वो सब समझ में आता है कि एग्ज़ैक्टली आपको कैसे पकड़ना है। अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो उसको आप छोटे-छोटे पॉजेज़ में ब्रेक कर लीजिए, उसके बाद कीजिए। जल्दबाज़ी मत कीजिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, बॉडी लैंग्वेज के साथ डब कीजिए। बिना बॉडी लैंग्वेज के आप ऐसे स्टिफ होके अगर चिल्लाने वाला सीन करेंगे तो वो एफर्ट नहीं आएगा। तो बॉडी की बहुत ज़रूरत होती है जब आप इस तरह की या कोई भी आप फ़िल्म कर रहे होते हैं, एनिमेशन में तो और ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह की लाइव एक्शन जिसमें एक्शन है, उसमें भी ज़रूरत होती है। सो बॉडी लैंग्वेज पे कमांड रखिए, अपने डायरेक्टर की बात सुनिए, अपने तलफ़्फ़ुज़ पे काम कीजिए कि हाँ भई, आप जो चीज़ बोल रहे हैं, प्रोनंसिएशन कैसा है उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप एक अच्छे वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं और छोटे-छोटे रोल से वो मत परहेज़ मत कीजिए, पहले आप छोटे कीजिए, उसमें अपना 100% दीजिए, फिर लोग खुद ही आपको बड़े रोल्स के लिए बुलाने लगेंगे। आप एकदम से मत सोचिए कि मुझे बड़ा रोल ही करना है, कि वो फिर क्या होता है कि आप वो चीज़ अच्छे से हो भी नहीं पाती है, रोल भी उतना अच्छा नहीं डेवलप होके निकलेगा, खराब हो जाएगा और आपको भी अगली अपॉर्च्युनिटी बहुत वक़्त के बाद मिलेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आप ज़रूर एक अच्छे वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच मोहित भाई, आपके ये जितने भी आपने बातें बताई हैं, दोज आर लाइक वेरी प्रेशियस, आई मीन दोज आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम अ डबिंग आर्टिस्ट जिसने सालों से इस इंडस्ट्री में काम किया है। आप जितने निटिग्रिटीज से गुजरे होंगे वो शायद एक फ्रेशर नहीं जानता है, राइट? फ्रेशर सिर्फ आपके आउटपुट को देखता है और ये देखता है कि यार ये करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ये मज़े के साथ कितनी फाइन चीज़ें हैं और कितनी छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती है जो एक आर्टिस्ट उससे गुजरता है, वो सिर्फ वही जानता है। तो आपके जितने भी वर्ड्स आपने जो बोले वो हमारे लिए गोल्ड है और ये ऑडियंस के लिए भी गोल्ड है। आई एम श्योर ये लोगों को भी समझ आया होगा कि ये चीज़ें करते वक्त कैसा होता है। अगर कभी मौका मिला तो इन पर्सन भी हम आपसे एक पॉडकास्ट करना चाहेंगे आपके साथ, ताकि हम और डिटेल में ये सारी चीज़ों को बात कर सकें। अगर दोस्तों आप लोग मोहित भाई के साथ एक पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में पॉडकास्ट लिखो। मैं एक डिटेल में पॉडकास्ट बनाऊंगा जिसमें मैं इंडस्ट्री के और भी बहुत सारी चीज़ों को पूछूंगा और आप लोगों के भी जो भी सवाल होंगे मैं उन चीज़ों को भी मोहित भाई से पूछने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को उसके आंसर घर बैठे मिल जाए। थैंक यू सो मच मोहित भाई। थैंक यू, लव यू एंड कीप डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। थैंक यू।